फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल, भारत का भूगोल। क्षेत्रफल, सबसे पहले हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। इसका आंसर क्या होगा? बी। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 328726 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है अंतर निकटतम जो सही उत्तर है, जो आंसर बी होगा, जो मैंने बता दिया है। 17% जनसंख्या है क्षेत्रफल के अनुसार। अब अक्षांशीय विस्तार जो है वो है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और गुजरती कौन कौन से राज्य से हैं? तो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरते हैं, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। भारत जो विस्तृत है, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, तो इन उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 47 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो कौन सा नगर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो आइजोल जो है वो उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आइजोल जो है वो मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, जबकि भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश एवं रांची जो है वो झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर है। मानक समय जो है वो भारतीय मानक समय, जिसको हम IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो इसमें क्या है, 5.5 घंटे जो है वो अंतर देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा B +B घंटे। हम प्लस को हम 5.5 घंटे मानते हैं। भारतीय मानक समय जो है वो और ग्रीनविच माध्यम समय जो है वो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो कहाँ पे काटती है एक दूसरे को? तो बघेलखंड में एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा बघेलखंड में काटती है। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है वो एक दूसरे को काटती हैं। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ग्रीनविच मध्य समय और जीएमटी से भारतीय मानक समय रेखा जो है, भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है, तो 5.5 घंटे आगे रहता है। अब है भारत का समय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच मानक समय रेखा 5.5 घंटे जो है आगे हैं, 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। भारत में 82.5 डिग्री नॉर्थ देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा यह कहा जाता है और मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो 0 डिग्री है और ग्रीनविच रेखा के रूप में माना जाता है। यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है? मानक समय ग्रीनविच मानक समय रेखा ये लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। सीमावर्ती देश भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है और इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के साथ जो है वो सीमाएं जो लगती है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब है अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो जो लगती है 1520 किलोमीटर और नागालैंड का जो लगता है 215 किलोमीटर और मणिपुर का जो लगता है 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है वो म्यांमार को स्पर्श करती है। देशों में से कितनी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो किसका है? तो बांग्लादेश का है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है जिसकी लंबाई लगभग 40-96 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जो है ऐसी भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश। अब इनमें से छांटना है कि सही पहचान कीजिए। तो ग्रेटर इनमें से जो सही पहचान करना है ये जो है इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 फर्स्ट और 3 हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है और शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। ठीक है फ्रेंड्स। ग्रेट हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक जो है वो बाह्य हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है और इस प्रकार प्रश्नगत जो है ये 1 और 3 सही है और सेकंड जो है जो वो गलत है। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका जो आंसर है दोस्त वो है ए। फर्स्ट है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। फर्स्ट सही है। और सेकंड जो है कश्मीर घाटी की रचना एक सममिनति में हुई है। सेकंड भी सही है। थर्ड जो है वो गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार
का बहिसाई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अतः फर्स्ट है जो सही है, और सेकंड जो है वो हिमालय की समभिन्नति में ही हुई है। सेकंड भी सही है। स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगत पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति की भांति है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। अब है भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। हिमालय की जो उत्पत्ति जो है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है, और चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। ओके फ्रेंड्स। कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रोहतास नहीं है। बिहार में धारवाड़ जो है वो भू-स्तरीय रचना वाले ज़िले दक्षिण पूर्वी बिहार के अंतर्गत आते हैं, और इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई ज़िले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती हैं। बिहार में विभिन्न भू-स्तरीय जो रचना कैमूर और सोन नदी घाटी जैसे रोहतास में पाई जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका? तो ये गोंडवाना लैंड का था। ओके फ्रेंड्स। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा है, और जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। यह विशाल महाद्वीपीय क्रिटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक में विभाजित हो गया है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक और फिजियोग्राफिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। फर्स्ट हो जाएगा तटीय मैदान, सेकंड हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग, और थर्ड हो जाएगा महान मैदान, और फोर्थ हो जाएगा उत्तरी पर्वत। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम जो है वो फर्स्ट है तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, और महान मैदान, और उत्तरी पर्वत भाग। श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट हो जाएगा काराकोरम, और सेकंड हो जाएगा लद्दाख, और थर्ड हो जाएगा जास्कर, और फोर्थ हो जाएगा पीर पंजाल। ओके फ्रेंड्स। अब हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अब है लद्दाख जो है वो लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाल तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ की जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है वो देखते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ओके फ्रेंड्स। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, तो किस में? तो जियोसीन क्लाइन में। गंगा के मैदान को एक जियोसीन क्लाइन या भू अभिनतिगत के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था।
बिहार की भौगोलिक संरचना वाली चट्टानी प्रणाली से बनी हुई चट्टानी प्रणाली को उनके विवरणों से मिलान कीजिए। धारवाड़ जो चट्टान प्रणाली है उसको हम इसका जो सही आंसर है वो है बी। धारवाड़ आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ए का हो जाएगा 3। धारवाड़ चट्टान जो है ये सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। और विंध्याचल जो चट्टान है वो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। और क्वार्टरी चट्टान जो है ये इसका हो जाएगा फर्स्ट। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुई है क्वार्टरी चट्टान। और तृतीयक चट्टान जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम ये देख चुके हैं कि विंध्याचल जो चट्टान है प्रणाली वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। और क्वार्टरी जो चट्टान है वो हिमालय और प्रायद्वीपीय चट्टान द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली है जो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है वो हिमालय का प्रदेश जो है उसका आंसर है शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है वो है शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हिमालय पर्वत की चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, धौलागिरी। धौलागिरी जो है वो हिमालय पर्वत की चोटियों में नहीं आती है। धौलागिरी जो पर्वत श्रेणी जो शिखर नेपाल में स्थित है वो नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। जबकि कामेत जो है वो शिखर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत जो है वो सिक्किम व नेपाल के बीच स्थित है। यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा को बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। कंचनजंगा को बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हिमालय पर्वत का सबसे लंबा जो हिमनद है वो है बतुरा। कौन सा है? पर हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद तो बतुरा है। ओके फ्रेंड्स, हम हिमालय जो बतुरा हिमनद जो है 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है और यह काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक से। किससे हुआ है? तो सेनोजोइक में हुई है। और शिवालिक और बाह्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसीन कल्प के प्लायोसीन युग में 2.58 से -5.33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। 2.58 से 5.33 मिलियन
वर्ष पूर्व हुआ है। बृहत हिमालय जो है अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है तो ये कौन सा होगा, तो नामचा बरवा जो है ये हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। 28वां जो है सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ में सबसे किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। ओके फ्रेंड्स, 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमालय प्रदेश में बनाई गई है। अटल जो है वो टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौर और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौर प्रदेश में केलाग के उत्तर में दारचा और कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ले जन प्रकाश सूरी और डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ने इसे अटल की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है, तो विभाजित जो करती है वो विंध्याचल श्रेणी करती है। ओके फ्रेंड्स, हिमाचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती हैं। ओके फ्रेंड्स, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है वो कौन सी है, तो सटी हुई जो है कार्डामम पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई जो पहाड़ियाँ हैं वो कार्डामम पहाड़ियाँ हैं। ओके फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गाढ़ है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है डोडा बेटा है और जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो है अनाईमुडी या अनाईमलाई है पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है और अनाईमलाई के दक्षिण में जो स्थित है वो कार्डामम या इलायची की पहाड़ी है और इनका विस्तार जो है वो कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 उत्तरी अक्षांश तक है। ओके फ्रेंड, कार्डामम पहाड़ी जो है वो कन्याकुमारी से सटी हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब अनाईमलाई और इलायची की पहाड़ी जो है और पालनी की पहाड़ी जो है वो कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है अनाईमुडी में मिलती है। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ मिलती है, तो अनाईमुडी में मिलती है। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का से मिलता है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है उसको ही नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु
पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई चोटी डोडा बेटा है जो लगभग 2637 मीटर ऊंची है। ओके फ्रेंड्स, 2637 मीटर ऊंची है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन बिंदु है उसी को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 515 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत को नाम रखा गया है, क्या रखा गया है? तो रमन सागर पर्वत। ओके फ्रेंड्स, भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वतीय श्रेणियों की खोज की है, तो जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में और दूसरा पूर्वी अरब सागर में और सागर कन्या तथा तीसरी जो है वो 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण जो हुआ है वो महान वैज्ञानिक C.V. रमन के नाम पर हुआ है, पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम जो है वो पिन्नकर और वाडिया के नाम से भी रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नीलगिरी अन्नामलाई और काडाकुम्मम जो है हिल्स सह्याद्री में ही स्थित पहाड़ियाँ हैं। जो सह्याद्री में जो स्थित है वो कौन कौन से हैं पहाड़ी? वो है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डामम हिल्स जो है वो सह्याद्री में ही स्थित है। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो किस पे नहीं है? तो गिरनार पर जो है वो चाय बागान नहीं है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ है? तो इसमें कानन देवन में है और नीलगिरी में भी है, कानन देवन में भी है और नीलगिरी में भी है और दार्जिलिंग में भी है चाय का बागान। ओके फ्रेंड्स, लेकिन गिरनार में जो है ये इसका चाय बागान नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चाय बागान जो है वो गिरनार में नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।